हमें भी तो ऑनलाइन चाहिए ना यार। देखना तो जब 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 किताब आएगी तब देखना आप क्या क्या आता है आपके पास। दिया क्या मैंने पूरा कल? फोन 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 नहीं, कल क्या पढ़ा था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब आपको डेट तो पता होगी, बताओ देखें। 1924 ठीक है, 1928 ठीक है, 1931 आगे, 1957 आगे हैं ठीक है, फिर 92, फिर 2004, 2006 और 2014। ये डेट तो आपको याद हो गई होगी ना, ऑनलाइन वालों को भी याद हो गई होगी। ठीक है, अब मेरे को बताओ आलोचना किसने करी थी? है शाबाश, आलोचना। आप 5 मिनट चप्पल निकाल के रखो, एक चेहरे पे चेप दो इनके। आलोचना, आलोचना किसने लिखी? मैं जूता खोल के फेंक दूंगा इस बार अगर बोल दिया तो। क्यों भाई साहब, लिखने के लिए कहा था ना मैंने, लिखने के लिए कहा था। किस किस को, कौन कौन थे? किरण जी लिखने के लिए कहा था ना कल मैंने, लिखने के लिए कहा। बताओ फिर क्यों नहीं था सोर्स? बहाने होते हैं, ये सोर्स नहीं था। मास्टर हूं मैं, मास्टर। आपके पास जो बहाने हैं वो मेरे को, मैं कर चुका पहले। आलोचना बताओ। पुटिंग नॉलेज टू द वर्क है। अरे देख लिया ना एटोन। क्यों भाई, क्यों? लाइब्रेरी साइंस में कौन पढ़ी को मतलब तो आयो ना कल? क्यों? जवाब दो मेरे को, क्यों? किसका? तो, अच्छा मेरा मेरा तो होगा ही नहीं, लाइब्रेरी साइंस का तो टेस्ट होगा ही नहीं। मंडे को ले लेना पूरा यूनिट का ही, मंडे को टाइम जाएगा। अर्थर टोन कौन थे? अर्थर टोन। अर्थर टोन द्वारा आपके जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की क्या की गई? आलोचना की गई। ठीक है निशा जी, अपना यूनिट नंबर फर्स्ट लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। आपको अगर ऐड होते हो यहाँ तो आपको वापस करवा दिया जाएगा, टेंशन ना करें। ठीक है, अर्थर टोन जो है इन्होंने क्या करी थी? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना करी थी। ठीक है, आलोचना या मूल्यांकन। एक व्यक्ति और थे जिन्होंने क्या लिखा था? 5 अज्यूम्सन। क्या लिखा था? 5 अज्यूम्सन नाम से बुक लिखी थी। उनका क्या नाम है? डेविड लुइस। ठीक है, उन्होंने जो है किताब इसके ऊपर लिखी थी। आपको थोड़ा सा यहाँ से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि आपके जो है 5 नियम बताए थे। किसने? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। और 1992 की डेट एक और व्यक्ति की कारण याद रखनी है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? J.R. रेटिंग। किताब में देख देख कर बोल, J.R. रेटिंग। इसका सूत्र बताओ, इसका क्या नियम दिया था? हाँ एक से अब बोलो। प्रत्येक पाठक को आजादी, प्रत्येक पाठक को अपनी स्वतंत्रता या आजादी। ठीक है, ये बात भी किसने कही थी? आपके J.R. रेटिंग ने कही थी। 2 व्यक्ति और बताए थे मैंने, कॉर्नन और पैकिर्नन। केपी नाम के 2 व्यक्ति बताए थे, उन्होंने 6वां और 7वां नियम दिया था। कौन कौन से? बताओ क्या पार पड़सी था कि मैं था सिलेक्शन देखूं थे ना, याद गुन कर रहा हूं। एवरी राइटर अपने प्रत्येक लेखक का पुस्तकालय के संदर्भ में योगदान, और प्रत्येक पाठक के पास अपनी स्वयं की क्या हो? लाइब्रेरी हो। ये बात किसने कही थी? कॉर्नन और पैकिर्नन ने कही थी। पर थे याद गुन कर रहे कहीं करो थे चाहो कहीं हो भाई, मैं याद गुन करूं, मैं पढ़ाबू करूं। देखो फिर मैं हमारे हिसाब से चलू ना, दर 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 एक एक लाइन पढ़ तो चलू। अगर आप लोग याद नहीं करते हो, आप लोग चाहते हो कि मैं याद ना करें, ऑनलाइन वाले भी सुन लेना भाई, याद कर लेना। ठीक है, अगर नहीं चाहते हो, आपको टाइम ही नहीं है लाइब्रेरी साइंस पढ़ने के लिए, फिर क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? फिर मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। लो, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर द्वारा जो है किया गया है, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया गया है। ये स्लाइड पूरी होती है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस तरीके से पढ़ा दो फिर मैं भी, मैं क्यों मेहनत करता हूँ?
मैं क्यों इतना याद करवाने का प्रयास करता हूँ कि भाई साहब याद कर लो यार, क्यों मन मजा आवे है? नहीं मैं मेरे को मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो आप लोग खुद भी तो करोगे, लेकिन मुझे पता है लाइब्रेरी में जाके आप चारों पांचों में से कोई भी लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ते। लाइब्रेरी साइंस ही पढ़ते हैं, दूसरे तो फिर क्यों नहीं याद, क्यों नहीं है ये? मेरे को तो निराशा हुई, मेरे को टेस्ट में भी निराशा मिली आप लोगों से, मेरे को अभी भी निराशा मिल रही है आज भी। फिर मैं क्या क्या सोचूं? कोई नया लड़का है, मान लो बाई चांस अब आज ही आ रही है, 2 लड़कियां आ रही है, मान लो कल आपकी क्लास में वो बैठेगी, वो क्या क्या सोचेगी वो कि वो मास्टर इतना दिन हम कहीं पढ़े होगा, याद ही को नहीं है। कौन आप दे दिया? आज आ जाए, मान लो वो अभी आके बैठ जाते हैं, अर्थर टोन ने किया था, ये याद रख लेना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। 1924 में काम शुरू, 1928 में प्रतिपादन, 1931 में प्रकाशन, 1957 में सेकंड एडिशन, 1992 में संशोधन। ठीक है, 6वां रेटिंग ने दिया था प्रत्येक पाठक को आ जाती है। 92 में क्या थॉमसन ने दिया था आपके, क्या किया था, 5 संशोधन दिए थे, 5 नियम स्वयं के दिए थे, जिसमें पैसों की लगभग में बात की है। ठीक है, 2004 में वे वातावरण तैयार किया था, 2006 में क्या किया था आपके है ऑनलाइन एडिशन या रिप्रिंट एडिशन, 2014 में जो है ओसीएलसी द्वारा संशोधन। अर्थर टोन ने ये नई चीज बताई थी, अर्थर टोन ने क्या किया, आलोचना की है। 5 एज्यूम्पशन डेविड लुइस ने लिखी है। क्लियर है? और आपके जो पहला सूत्र है आपके इस पुस्तक का पहला सूत्र किसको समर्पित है? क्या नाम है? ईबी रोज। क्या नाम है? ईबी रोज को जो है इस पुस्तक का पहला जो सूत्र है वो किसको समर्पित है? ईबी रोज को समर्पित है। बुक की फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस समर्पित है पूरी की पूरी किताब अपनी पत्नी रुक्मणी को, और पहला सूत्र समर्पित है ईबी रोज को, क्योंकि वो बनाने में सहायता की थी ईबी रोज ने उसकी सहायता करी थी, हेल्प करी थी कि भाई साहब तू बना एक सूत्र बना जो आपके लाइब्रेरी साइंस में काम आए, इसलिए ईबी रोज को है। ठीक है, किसको है? ईबी रोज को। आज पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। क्या पढ़ेंगे? डिलीवरी, छोटा सा है इसलिए पढ़ रहे हैं, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ ना सीधा सीधा, ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट दिया हुआ है ना, पुस्तकों का डिलीवरी अधिनियम। क्या है? पुस्तकों का डिलीवरी अधिनियम जिसको कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आया कब था, डिलीवरी ऑफ बुक्स अधिनियम कब आया था? आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या पता है कि कब आया था? बताओ, देखे जल्दी बताओ कब आया था। 20 मई 1954 को आया था। कब आया था? 20 मई 1954 को एक अधिनियम आया है। उस अधिनियम का नाम क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। क्या नाम है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इस अधिनियम का नाम है। ठीक है, ध्यान आपको यही रखना है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, पुस्तक और समाचार पत्रों के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के अधिनियम के नाम से भी किसको जाना जाता है? आपके डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट को जाना जाता है। ठीक है, याद करें सबसे पहले कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। कब आया था? 20 मई 1954। कब आया था? 20 मई 1954। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पुस्तक मैं दे दूंगा 5 मिनट, एक बार याद करने में ध्यान दो कि मैं याद करना है। कब आया था? 20 मई 1954 को आया था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अधिनियम। पुस्तकों एवं समाचार पत्र अधिनियम भी इसको कहा जाता है। ध्यान ये रखना है, इसका अनुच्छेद नंबर आपके जो ये एक्ट था, इसके अनुच्छेद नंबर 99 में एक संशोधन किया गया। क्या किया गया? अनुच्छेद नंबर 99 में एक संशोधन किया, और आपके इस संशोधन के तहत एक नया एक्ट लाया गया 1956 में। कब लाया गया? 1956 में। और पहले केवल जब ये 1954 को आया था तो इसमें केवल क्या शामिल थी? पुस्तकें शामिल थी। क्या शामिल थी? पुस्तकें, बुक्स शामिल थी। लेकिन जब 99 इसका जो 99वां अनुच्छेद था इस एक्ट का, उसमें संशोधन करके 1956 में जब इसको लाया गया तो इसमें क्या क्या शामिल कर दिया? समाचार पत्र भी इसमें जो है शामिल
कर दिया, समाचार पत्र पत्रिकाएं जो है इसमें क्या कर दी, शामिल कर दी। तो ये प्रश्न भी आपके अभी तक एक बार पूछा जा चुका है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में पहला संशोधन कब किया गया, 1956 में किया गया, और क्या जोड़ा गया, समाचार पत्र पत्रिकाओं को इसमें जोड़ दिया गया। जबकि 1954 में क्या थी, केवल किताबें इसमें थी, क्या थी, किताब। कब आया, 20 मई 1954 को। संशोधन कब हुआ, 1956 को। कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ, 99 में जो अनुच्छेद है उसमें क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ। और क्या जोड़ा गया इसमें, समाचार पत्र पत्रिकाएं इसमें जोड़ दी गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये पुस्तकों के लिए अधिनियम है। इस अधिनियम में करना क्या होता है, आपके इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 4 प्रकार की, क्या, इस अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रकार की लाइब्रेरी आपको बताई गई है। कितनी लाइब्रेरी बताई गई है, 4 प्रकार की लाइब्रेरी बताई गई है। इन 4 प्रकार की लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग ये काम करता है, जिसका नाम क्या है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। कौन सा है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है, मैंने शॉर्ट लिखा है DOBA। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कितने प्रकार की लाइब्रेरी को शामिल किया है, 4 प्रकार की लाइब्रेरी को, या 4 लाइब्रेरीज को जो है इसमें क्या किया है, शामिल किया है। तो याद रखना 4 लाइब्रेरी या 4 प्रकार की लाइब्रेरी कौन कौन सी हो गई है। ठीक है, याद रखना पहली लाइब्रेरी का नाम है आपके कलकत्ता में आपकी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन सा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, आपको सबसे पहले नाम याद रखना है कलकत्ता का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो आपके डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अधिनियम के अंतर्गत आता है। दूसरा कौन सा लाइब्रेरी है, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरी लाइब्रेरी का नाम क्या है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, 1951। ठीक है, तीसरी है कोनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरी कौन सी है, कोनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, कोनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ध्यान रखना तीसरी लाइब्रेरी आपकी कोनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। और चौथी है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। चौथी कौन सी है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। ठीक है, अभी बता दूंगा। आपकी चौथी लाइब्रेरी है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। अब आपको याद क्या रखना है, अपन अधिनियम कौन सा पढ़ रहे हैं, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। कब आया था, 20 मई 1954 को। इसमें पुस्तकों और समाचार पत्र अधिनियम भी इसको कहते हैं। लेकिन 1954 में जब ये आया था तो इसमें क्या शामिल थी, केवल किताबें शामिल थी, पुस्तकें शामिल थी। लेकिन जब इसमें 1956 वाला संशोधन किया गया तो इसमें क्या शामिल कर दी, समाचार पत्र पत्रिकाएं शामिल कर दी। अनुच्छेद कौन सा है, 99। कौन सा है, 99। ठीक है, इस संशोधन में ये पूछा नहीं गया कि कौन सा अनुच्छेद है, लेकिन फिर भी आपको जो है याद रखना है कि 99वां जो अनुच्छेद है इसमें क्या किया गया है, हल्का सा संशोधन जो है किया गया है। अब आपको यहां से याद क्या रखना है कि इसमें 4 लाइब्रेरी शामिल है। ये 4 लाइब्रेरी कौन कौन सी है, ध्यान दे लेना। सबसे पहले है कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय। कब बना था, 1948 में। कलकत्ता का है कहाँ, इसलिए तो कलकत्ता का मतलब कलकत्ता में है ना, कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय। दूसरा कौन सा है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कब बनी, 1951। 1951 में भी कौन सा महीना, कल बताया नहीं मैंने, कल 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में परसों अक्टूबर 1951। और मैं लिखा हुआ बता दूंगा ऑनलाइन देख के, अक्टूबर 1951 में। ठीक है, 1953 में इसमें जो है आपके मोबाइल लाइब्रेरी सेवा शुरू कर दी थी। नहीं बताया, क्या पढ़ाया मैंने, यूनेस्को जब पढ़ाया मैंने, संघ जो पढ़ाया तो यूनेस्को में आपके नहीं आया था, फिर तो अब नहीं बताया था। कॉन्फिडेंस देखो तो क्या नहीं थे, बताई भी नहीं मन, बस कॉन्फिडेंस टीचर ने मार दिए थे भाई, हाँ थे तो बताए होगा नहीं। कोनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1890। ठीक है, 1890 91 में है कहाँ, चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। याद कर लेना चारों लाइब्रेरी को। चौथी कौन सी है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई।
इसकी स्थापना 1804 में। कब हुई थी? 1804 में। याद करो, 4 पुस्तकालय आपके डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में शामिल है। कौन कौन से? कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। इनकी स्थापना देख लेना। एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई में है, स्थापना 1804 में। कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 90-91 में मानी जाती है। कहाँ है? चेन्नई में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में है, स्थापना कब हुई है? 1951 में। और कलकत्ता राष्ट्रीय जो पुस्तकालय अपना, उसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में। अब बताओ कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का आधार, अगर पुस्तकालय का पूछ लूंगी इसका आधार कहाँ से शुरू हुआ था, तो क्या बताओगे? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कब? 1936। 1836। ठीक है, याद है ये तो ना। चारों लाइब्रेरी को याद कर लो कि दिया गया था रिए कमेटी की सिफारिश पर। और जो ये नीचे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1954 में शामिल किया गया डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। नहीं, ये क्या, इसका क्या बोले आप? तो कलकत्ता पब्लिक डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में 1928 में रिए कमेटी की सिफारिश पर शामिल किया गया। 1928 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आए नहीं 1928 में। किसको? कब? 1928 में। अरे मेरे भाई 1928 में वो समिति आई थी, रिए समिति। कब आई थी रिए समिति? ये समिति 1926 में आई। मुझे क्या पता, बताओ जब क्वेश्चन मेरे को पूछ। घोषित करने की सिफारिश किसने की थी? रिए कमेटी ने। कौन सी लाइब्रेरी थी 1928 में? कलकत्ता वो जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी। हाँ, ये बोलो। मैं बता दो नहीं भाई, कैसे बता रहे हो? राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम ही 1948 में हुआ है, आप 1928 कैसे लेके जा सकते हो भाई इसको? डिलीवरी ऑफ बुक नहीं, प्रतिलिपि अधिकार के कानून में शामिल करने का प्रयास किया था। मैंने वहां पे लिखा है प्रतिलिपि अधिकार। ये समिति आपको करवाई है? मैंने करवाई तो है या नहीं करवाई? करवाई ना? ये आपको याद नहीं है? प्रतिलिपि अधिकार कानून आगे जाके जो है उसके अंदर ले लिया गया। प्रतिलिपि अधिकार के लिए बनी थी ये समिति। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक्स। हाँ तो किए मैंने, तो 1954 में शामिल किया है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आए 1954 में। लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को शामिल किया है 1928 में इसको शामिल करने की। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ जब ये एक्ट 1954 में आया है तो इस एक्ट में 1928 में शामिल कैसे हो जाएगी, ये बताओ। शामिल करने की सिफारिश की। अरे भाई साहब, एक्ट ही नहीं बना। हाँ तो कॉपीराइट होता है प्रतिलिपि अधिकार का मतलब है। तो डिपोजिटरी क्या होता है? डिपोजिटरी लाइब्रेरी दूसरी होती है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी का मतलब है जो आप डिपोजिटरी के मतलब एक आपका जो संघ है, जो मेन पुस्तकालय, उसमें जमा करानी पड़ेगी आपको एक प्रति। उसका डिपोजिटरी एक्ट से मतलब ही नहीं है। एक्ट अब जब आपका एक्ट ही 1954 में है तो आप पहले कैसे शामिल कर लोगे इसको? थोड़ा सा रिलेट करके चलो ना इस चीज को कि ये कैसे शामिल हो रही, किस तरीके से। आप जिद रहे हो, जो लाइन आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी है, मैंने जो पढ़ाई है, मैंने कहा है प्रतिलिपि अधिकार समझने की कोशिश करो। कॉपीराइट नियम पहले आ चुका था आईपीआर में, मैं बहुत पहले करा चुका, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में शामिल करने की बात की थी। हाँ, प्रतिलिपि अधिकार है वो कहाँ यार एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आए 1954 में, कैसे शामिल कर लेगा भाई? ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आने के बाद ही तो कहा ना कि 4 आपकी प्रतियां भेजनी पड़ेगी मेरे पास, ये कहा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया है? 20 मई 1954 को आया है। आप क्या थोड़ा सा माइंड को प्रोड करके फिर सोचते हो कि मैं उससे रिलेट कर लूं, ऐसे रिलेट नहीं होता। मैं बोलूं उस पर विश्वास किया करो। ये यार नहीं करूं, क्यों करूं तारीफ? ये आप ये तो आप जिद रहे हो मेरे से कि नहीं भाई साहब वो है तो वही एक्ट है। नहीं, ठीक है। आया कब था? 20 मई 1954 को। पुस्तकें समाचार पत्र अधिनियम इसको कहा गया। अनुच्छेद 99 संशोधन किया, समाचार पत्र अधिनियम इसको जारी किया। कितने लाइब्रेरी शामिल इसमें? 4 लाइब्रेरीज है। अब ध्यान आपको देना क्या है, इसमें एक नियम है कि आपके भारत में, ये जो एक्ट है इसमें एक नियम है कि भारत में अगर कोई भी पुस्तक छपती है, क्या होती है? भारत में अगर कोई भी पुस्तक प्रकाशित होने की स्टेज पे आती है कि ये पुस्तक मैं प्रकाशित करने वाला हूं, ऑथेंटिक अगर कोई पब्लिकेशन है, बड़ा पब्लिकेशन है और वो किसी पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है, तो आपके ये नियम है कि इस एक्ट के अनुसार
कि आपकी 4 प्रतियां उस पुस्तक की निकलेगी। कितनी प्रतियां? 4 प्रतियां, और इन चारों लाइब्रेरीज में वो प्रतियां जाएगी। ठीक है, सबसे पहले काम कौन सा होगा कि आपकी पुस्तक छपेगी, उससे पहले इन चारों, इस पुस्तक की 4 प्रतियां निकलेगी, और एक तो इसमें जाएगी, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। जब ये ऑथेंटिक इनके पास पहुंच जाएगी, जब यहां से आपको हरी झंडी मिल जाती है कि हाँ आ गई हमारे पास, हमने देख ली है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपकी पुस्तक कहां जाएगी? प्रकाशन पे जाएगी। समझ गए? क्या है कि आप इस एक्ट के अनुसार आता क्या है कि आपके भारत में अगर कोई भी पुस्तक छप रही है, उस पुस्तक की 4 प्रतियां निकलेगी, और 4 प्रतियां इन चारों पुस्तकालयों में जाएगी सबसे पहले, और चारों पुस्तकालय अगर उसको ऑथेंटिक घोषणा कर देंगे कि ठीक है, सही है ये प्रतियां, तब जो है आपकी पुस्तक प्रकाशन पे जा पाएगी या प्रकाशित हो पाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका एक पुस्तकालय मैंने बताया है राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन सा बताया है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय में जो प्रति जाती है उसमें खास बात क्या होती है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एक्ट आया था, कब आया था? 1954 में आया था। कब आया था? 1954 में आपके एक्ट आया था। क्लियर है? ठीक है, इसमें 4 प्रतियां, इसमें मुख्यतः पूछा क्या जाता है प्रश्न कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में क्या बताया गया है, तो आपके प्रत्येक पुस्तक की 4 प्रतियां कहां जाएगी? चारों पुस्तकालयों में जाएगी। ये है डिपोजिटरी लाइब्रेरी में, इनको कहा जाता है डिपोजिटरी लाइब्रेरी। क्या कहा जाता है? डिपोजिटरी लाइब्रेरी इनको जो है कहा जाता है। ये याद रख लेना थोड़ा सा, इन लाइब्रेरीज को क्या कहा जाता है? डिपोजिटरी लाइब्रेरीज कहा जाता है। और ये जो है इन चारों में जो पुस्तकें जाएगी उसमें एक नियम और आता है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। कौन सा? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, जिसको केवल थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि कब आया था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1867 में। कब आया था? 1867 में। इस एक्ट के ध्यान में रखते हुए, इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, ये एक्ट है क्या? 1867 वाला एक्ट है क्या कि आप अगर किसी भी पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हो तो उस आपकी पुस्तक में ऐसी कोई भी चीज ना हो जो गवर्नमेंट के विपरीत हो, जो आंदोलन पैदा कर सके, जो आपके अहिंसा, या अहिंसा ही बोलते हैं ना उसको, अहिंसा पैदा कर सके, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हिंसा, हाँ, हिंसा पैदा नहीं कर सके। ठीक है, आपके हिंसा पैदा नहीं कर सके, ऐसी कोई चीज उसमें होनी नहीं चाहिए। ये एक्ट कब आया था? आपके 1867 में, मतलब अंग्रेजों के टाइम आया है, और ये लागू किया था अंग्रेजों ने, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी ज्यादा हो रहे थे। क्रांतिकारी नई नई चीजें प्रकाशित करते थे, एक पत्र छाप के एक अपने वो अखबार में जो है अंग्रेजों को विरुद्ध प्रकाशन करते थे। इस चीज को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें आप वही चीजें छाप सकते हो जो गवर्नमेंट के पक्ष की हो, या जो आपके विरोध ना फैलाए, जो गवर्नमेंट के विपरीत ना जाए। ठीक है, इसलिए एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए जो किताब बनी है, जो किताब सबसे पहले कौन से पुस्तकालय में जाएगी? आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय में जाएगी। कौन से में जाएगी? राष्ट्रीय पुस्तकालय में जाएगी। और ध्यान आपको इतना रखना है कि इस राष्ट्रीय पुस्तकालय जब ये बुक जाएगी तो ये बुक जो है कैसी होगी? जो आपने अपने हाथ से तो लिखी है, जो आपने अपने हाथ से लिखी है। किससे लिखी है? हाथ से लिखी है। ठीक है, जिसकी जिल्दबंदी की गई हो, जिसकी जिल्दबंदी, अपन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि जिल्दबंदी होती क्या है, इस बार आराम से पढ़ेंगे। जिल्दबंदी की गई, जिल्दबंदी का मतलब है साज सज्जा। क्या है? ऊपर कवर चढ़ाना, चमड़े का कवर लगाना और उसमें डिजाइनिंग करना। ये काम लड़कियां ज्यादा करती है, अपना काम नहीं है। लड़के जो है इन चीजों से दूर रहते हैं, केवल गत्ता चढ़ा के चौबे फिट करके फेंक देते हैं कि ओ डन है किताब। ठीक है, जैसे आप बनाते हैं ना फूल पत्तियां, वो साज सज्जा करके आप पुस्तक को तैयार करोगे। क्या करके? मोर की पंखुड़ियां लगा के, जो भी है ना, जो अपने हाथ से, जो आपने मेन पुस्तक जो आपने लिखी है वो तैयार करके, उसकी जिल्दबंदी वगैरह करके, उसको मतलब प्रिपेयर करके, उसका जो है कवर वगैरह सही करके, उसकी जो है टेप वगैरह लगा के, उसको बिल्कुल सजा धजा के आप सबसे पहले कहाँ भेजोगे? राष्ट्रीय पुस्तकालय में भेजोगे। तो आपकी जो पहली प्रति जो आपने मुख्य रूप से लिखी है, जो आपने मुख्य रूप से प्रकाशित करने के लिए दी है कि भाई साहब मैंने ये किताब लिखी है अपने हाथों से, सबसे पहले किताब वो कहां जाएगी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय में जाएगी। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय में जो मुख्य पुस्तक है जो आपने लिखी है, जिसमें कवर ववर चढ़ा रखा है, जिसकी साज सज्जा कर रखी है, वो तो कहां जाएगी? राष्ट्रीय पुस्तकालय में। बाकी के 3 पुस्तकालय बच गए। कौन कौन से बच गए? मेरे को नाम बताना एक बार। कोनोमेरा बच गया, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। इन तीनों में वो पुस्तक जाएगी जो प्रकाशन के लिए जाने वाली। इन तीनों में वो पुस्तक जाएगी जो प्रकाशन के लिए जाने वाली है। भाई ये तो मेन पुस्तक थी,
प्रकाशन के लिए पुस्तक जाने से पहले क्या होता है, एक सीक्वेंस में जमी हुई होती है पुस्तक, ठीक है, गत्ता वत्ता लगाया हुआ होता है, पूरा कवर पेज लगा के टनाटन करके रखते हैं। फिर भाई प्रकाशन मतलब लोगों के बुक डिपो पे जाने वाली है, उस पुस्तक की पहली प्रति कहाँ भेज जाती है, पहले जो 3 लाइब्रेरीज है उनमें भेज दी जाती है। तो मुख्य पुस्तक तो कहाँ जा रही है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में, और बाकी जो 3 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है इनमें वो पुस्तक जाएगी जो आप प्रकाशन के लिए भेजने वाले हो, या जो आप आपके पाठकों के लिए भेजने वाले हो, बुक डिपो पे आप बेचने के लिए भेजने वाले हो। पहली प्रति आपने यहाँ भेज दी ना, हाँ। अब ये प्रति जाने के बाद में जैसे इस पुस्तकालय पर परमिशन मिलती, फिर ये जैसे प्रिंटेड होने के लिए जाती, उसके बाद में 3 कॉपियां यहाँ भेज जाती कि इसमें आपने बाद में कुछ छेड़खानी की या नहीं। हाँ, बाद में इसलिए भेज दी जाती है, वो तीनों अलाउ कर देते हैं, तब वो जो है पाठकों के पास पहुंचा दी जाती है, व्यापारीकरण के लिए पहुंचा दी जाती है कि अब उसका व्यापार आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इस एक्ट में शामिल होता है, जो मैंने आराम से मतलब सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब लैंग्वेज तो अलग अलग हो सकती है। कौन सा एक्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, छोटा सा है, जहां से 1 प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। अभी लाइब्रेरी स्टोर में भी पूछा है साइज का प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, सीधे सीधे इतना ही है कि आया कब था 1954 में, संशोधन कब 56 में, ठीक है, और क्या जोड़ी गई संशोधन में, समाचार पत्र पत्रिकाएं। कितनी लाइब्रेरी इसमें, 4 है, कलकत्ता, दिल्ली, कोनोमेरा, एशियाटिक, कलकत्ता, दिल्ली, कोनोमेरा, एशियाटिक, ये सभी इसमें है। डेट याद कर लेना कब आई थी। इसका नियम क्या है कि आपने जो पुस्तकें भारत में छपने वाली है इसकी एक एक प्रति कहाँ जाएगी, इन चारों पुस्तकालयों में जाएगी। राष्ट्रीय पुस्तकालय में वो प्रति जाएगी जो मुख्य पुस्तक है, या जो आपने सजा सजा के रखी है, आपने अपने लिए रखी है, वो कहाँ जाएगी, राष्ट्रीय पुस्तकालय में। बाकी जो पुस्तक आपने तैयार करवा ली, व्यापारीकरण के लिए भेजने से पहले आपकी पुस्तकें कहाँ जाएगी, 3 अन्य डिपोजिटरी लाइब्रेरी में जाएगी, जो मैंने नाम आपको बता दिए हैं। तो ये आपका होता है कौन सा नियम, डिलीवरी ऑफ बुक्स अधिनियम क्या होता है, पूरा होता है। क्लियर है। एक यूनिट नंबर फर्स्ट का जो है आपका टॉपिक पूरा होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की। किसके लेने वाले हैं, भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। आपके सिलेबस में दिया गया है डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बारे में आज आप पढ़ लेना, ये आपका ये मान लेना लास्ट बिंदु है। मैंने RRLF करवा दिया क्या आपको, कहाँ करवाया था, RRLF, ट्रिपल RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, यहाँ क्लास में करवाया था या यूट्यूब पे करवाया था, क्लास में भी करवाया। हाँ, कोई क्लास में नहीं करवाया, आपने कहाँ, प्रॉपर लिखा है। आपने यूट्यूब से लिखा है? नहीं आप ही नहीं करवाया। देखो ये चलो कोई ना, जो बात है तो स्लाइड्स पे गलत है, तो मैंने यहाँ पे करा। चलो कोई नहीं, आज आपकी जो है लाइब्रेरी की यूनिट नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। RRLF अगर देख लेना बच गया है तो मैं फिर से आधे पौन घंटे का जो कल करवा दूंगा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजना है कौन सी, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। आपने राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ा था, उसकी डेट बताओ, देखे एक बार डेट बताओ उसकी। आलिया जी, क्यों, नहीं, ये ऐसे थोड़ी होता है। किरण जी आप बताओ, राष्ट्रीय पुस्तकालय की है? हाँ, 1800 से स्टार्ट करो। हाँ, पूरी पूछ रहा हूँ, मतलब 1836 बाद में कौन कौन सी डेट बताई थी। अठारह सौ 1891, 1891, वो बीच में थोड़ी बंद रही थी, वो वाली 98 के बीच, 1902, 1903, 1900 वो अध्यक्ष वगैरह आ गए थे बीच में, वो 1907 से 10 से 30 से 48 वो आ गए। बाद में 1903 के बाद में सीधा 1944 में एक नहीं 1951 आता है। 53 जनता के लिए नहीं खोला, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। यही प्रश्न पूछा जाता है। हाँ बताओ, मान लो आप मेरे पास पढ़ रहे हो, आपको बाहर भाई कोई ना कोई तो और पढ़ाता होगा, लाइब्रेरी साइंस जयपुर में और भी तो पढ़ाते होंगे ना। मान लो आप बाहर गए, आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में बताओ, तो आपने कहा एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है जो कलकत्ता में है, बस। क्या आपकी संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने पूरा राष्ट्रीय पुस्तकालय बताया?
क्या मुझे संतुष्टि हो जाएगी? मान लो मेरा ही कोई जानकार है जो आपको पूछ लेते, बोले कि ये किसके पास पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा मेरे पास पढ़ते हैं। तो क्या ये संतुष्टि मेरी हो जाएगी कि मैं मेरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, उसको राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं आता? हो जाएगी? सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस आइए डेट तो बता सकते हो, एक्सप्लेन करने के लिए किसने बोला? मुझे करंटली याद भी नहीं आता कि आज टाइम क्या हुआ। हाँ ये एग्जाम टाइम में देखूंगा है। हाँ हाँ 57 59 में था नगर निगम द्वारा। 1953 आपको याद है? पढ़ी हुई तो है। ठीक है, आज पढ़ते हैं जो राष्ट्र नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी पढ़ेंगे? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहां से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो तैयार रहना। किसके द्वारा चलाई जाती है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मतलब एजुकेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है आपकी एक लाइब्रेरी चलाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट, देखो इसको तैयार किसने किया था, तो याद रखना, अगर शॉर्ट में याद करो तो IIT खड़गपुर ने किया था। इसको तैयार किसने किया था? IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को तैयार किया था। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ है? खड़गपुर में है। इसके द्वारा एक लाइब्रेरी तैयार की जिसका नाम क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी। क्या नाम है इसका? डिजिटल लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर वाली ने कौन सी लाइब्रेरी तैयार की है? आपके डिजिटल लाइब्रेरी। याद कर लेना, डिजिटल लाइब्रेरी को बहुत थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी ये। ठीक है, IIT खड़गपुर द्वारा एक लाइब्रेरी तैयार की गई जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, यह ध्यान रखना, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहल है। ये जो भी शिक्षा है, जो भी डिजिटल रूप से वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है, संचार करने की बात आती है कि अपन ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को फैलाएं, लोगों तक शिक्षा को पहुंचाएं। इसके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब एक डिजिटल रूप लाया गया है। किसके द्वारा? IIT खड़गपुर द्वारा, जो लोगों के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, सीखने के साधन उपलब्ध कराने वाला एकल खिड़की मंच है। ये है क्या? ये एकल खिड़की मंच है। ये याद रखना, जो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है ये क्या है? एक तरीके का एकल खिड़की मंच है। मतलब एक तरफ से आप जो है इससे क्या ले सकते हो? सूचनाएं ले सकते हो। आप एक तरफ से क्या ले सकते हो? सूचनाएं इसमें ले सकते हो। ध्यान रखना, जो लर्निंग शिक्षा को सभी के लिए क्या बनाता है? सुलभ बनाता है, आसान बनाता है। मतलब एक तरीके की एकल खिड़की मंच है जिधर से केवल एक तरफ से अपने को क्या मिलती है? सूचनाएं मिलती रहती है। दोनों तरफ से मतलब आप दे भी सकते हो, ले भी सकते हो, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो? आप केवल ले सकते हो। ऐसा एक मंच है जो आपको क्या सिखाता है? लर्निंग सिखाता है, या पढ़ने की प्रेरणा आप में क्या करता है? जागरूक, पढ़ने की प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो याद रखना, डिजिटल लाइब्रेरी को बनाया किसने है? IIT खड़गपुर ने बनाया है। कौन से मंत्रालय के अनुसार काम करता है? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को जागरूक करना या लोगों को पढ़ाना। ठीक है, ध्यान रखना। इसका अवधारणा क्या है? इसकी एक अवधारणा है जो आपसे पूछी जा सकती है, योर लाइब्रेरी इन योर पॉकेट। क्या है? योर लाइब्रेरी इन योर पॉकेट। मतलब क्या है इसका? कि आपकी पुस्तकालय आपकी जेब में। कैसे भाई? आजकल मोबाइल में सारा डिजिटल रूप है, तो आप कहाँ है? मोबाइल जेब में। मेरा तो चलो यहाँ पड़ा है, लेकिन मोबाइल कहाँ रहता है? जेब में जमा है। चलो बाहर पड़ा है। ठीक है, आपकी पुस्तकालय इन बाहर के काउंटर में। ठीक है, ये याद रख लेना। तो वो जो भी मोबाइल है, आजकल डिजिटल रूप का है, पूरा का पूरा मोबाइल में है। आप यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। तो वो किसके कारण संभव है? डिजिटलीकरण के कारण संभव है। इसमें क्या बोला गया? योर लाइब्रेरी इन योर पॉकेट। ये याद रखना, ये हो सकता है पूछ ली जाए कि आपकी अवधारणा क्या है? योर लाइब्रेरी इन योर पॉकेट। ठीक है, कैसे? कुछ ख्याल आ रहा लगता है? नहीं, आपने बोला था योर। क्या है? लाइब्रेरी। अच्छा, NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। NDLI का मतलब क्या है?
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का विकास अप्रैल 2015 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? अप्रैल 2015 से शुरू हुआ था। तो डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास सबसे पहले कहां से? अप्रैल 2015 से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसने शुरू किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने जो है चालू किया है। इसका पहला फेज कब तक चला था? याद रखना है 1 सितंबर 2017 तक चला था। कब तक चला था? 2017 तक। शुरू कब हुई? 15 में। आपके पहला फेज कब तक? 15 से लेके 17 तक। पहला जो फेज था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने का या इसको अच्छे से काम करवाने का, वो कौन सा था? आपके 2015 से लेके 2017। इसका दूसरा फेज देखना, 1 अक्टूबर 2017 से क्या हो गया? शुरू हो गया। सितंबर के बाद में क्या आता है? अक्टूबर। तो सितंबर में पूरा हो गया था फेज। अगला फेज कौन से में स्टार्ट हो गया? 1 अक्टूबर 2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक पहला फेज था। लेकिन बीच में क्या आ गया? कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया। इस कारण इसका जो फेज था वो कब तक बढ़ा दिया गया? आपके 31 मार्च 2021 तक इसके फेज को बढ़ा दिया था। पहला फेज 2015 से 17, दूसरा फेज 17 से 20 तक था। लेकिन किसी कारणवश जो इसको कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। याद करना, ये भी पूछा जाता है। MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल पर अब इसकी अवधि कब तक कर दी है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि कर दी। तो वर्तमान में भी इसका क्या है? फेज चल रहा है। पहला फेज 15 से 17, दूसरा 17 से 20, लेकिन फिर 21 तक कर दिया। फिर अब वर्तमान में 21 से लेके 26 तक। ठीक है, याद करना है। इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का पोर्टल क्या है? आपके http://ndl.gov.in। याद करना, इसका पोर्टल भी पूछा जा सकता है, इसकी साइट भी पूछी जा सकती है। ndl.gov.in है। ठीक है, ध्यान रखना। 19 जून 2018 को, कब? 19 जून 2018 को इसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर दिया गया था? लॉन्च कर दिया था। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। किसने किया था? आईआईटी खड़गपुर ने। तो वापस बताओ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहां से? आईआईटी खड़गपुर से। कब? पहला फेज, दूसरा, फिर 26 तक है। ठीक है, किसके द्वारा? कौन सा मिनिस्ट्री चला था इसको? शिक्षा मंत्रालय इसको चला था। इसका पोर्टल क्या है? ndl.gov.in। ये बोल रहे हैं http://. ठीक है, ndl.gov.in है। ठीक है, कब इसको राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया? 19 जून 2018 को। याद कर लेना, कब? 19 जून 2018 को जो है इसको राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। ठीक है, हाँ। इसकी अवधारणा क्या है? योर लाइब्रेरी इन योर पॉकेट। योर लाइब्रेरी इन योर पॉकेट। योर लाइब्रेरी इन योर पॉकेट। बहुत ध्यान देता है मेरा, ये मत सोचना कि मैं देखता नहीं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की सर्विसेज कौन कौन सी है? ध्यान रखना। एक तो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्लब नाम से, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्लब नाम से। ठीक है, एक है DPC डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर नाम से। एक किस नाम से है? डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर नाम से। एक है IDR होस्टिंग सर्विस। क्या नाम है? IDR होस्टिंग सर्विस, जिसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी सर्विस। इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी सर्विस। ठीक है, एक है दीपक, एक है छवि। इसकी सर्विसेज का नाम ध्यान रखना। NDLI सर्विस है, NDLI क्लब, आपके DPC डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर, आपकी IDR होस्टिंग सर्विस जिसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी, दीपक और छवि। ठीक है, अब अलग अलग के बारे में देख लेते हैं जो मिला है उसके बारे में। संस्थागत डिजिटल रिपोजिटरी, जो IDR लिखा हुआ है ना आपकी, ये है क्या? ये एक होस्टिंग सेवा है। क्या है ये?
होस्टिंग सेवा है। इसमें क्या आता है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने देश के लोगों के बीच में ज्ञान के सृजन, सहयोग और प्रसार को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने में अपने निरंतर क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को अपनी डिजिटल परिसंपत्तियों के सृजन, प्रबंधन, रख रखाव और साझा करने के लिए समर्थन दिया है, जिसको क्या कहा है, IDR का है। मतलब जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कुछ और आपके संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको सामग्री बनाने का, उनको सामग्री प्रसारित करने का, या उनको जो है आपके प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करने का, जो सामग्री बना रहे हैं उनका स्टोरेज, उनका रख रखाव करने की जो सेवा है, उस सेवा को क्या कहा है, IDR कहा है। ये किसकी सर्विस है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की सर्विस। ठीक है, इतना यहां से क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, हो जाएगा। पहली सर्विस को बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में सूचना मिली है उसकी साइट पे, उनकी सूचना मैं आपको यहां से दे दूंगा। बाकी कई चीजों जो है, जो जैसे मैंने सर्विस बताई है, उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया हुआ है, इतना ही बताया हुआ है कि एक आपकी डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, सर्विस होती है। अगला ध्यान रखना, DPC, जिसको क्या बोला जाता है, डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर। क्या बोला जाता है, डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर, डिजिटल संरक्षण केंद्र। ठीक है, ये NDLI मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ने 2019 में सॉल्ट लेक में अपना डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर क्या किया था, स्थापित किया था। तो DPC सेंटर आपके डिजिटल लाइब्रेरी ने कब शुरू किया था, 2019 में। कहाँ किया था, सॉल्ट लेक। कहाँ है सॉल्ट लेक, कलकत्ता में। कहाँ है, सॉल्ट लेक कलकत्ता में, जहां पे राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या है, मुख्यालय है, जहां पे RRLF का क्या है, मुख्यालय है। वहां पे ही डिजिटल लाइब्रेरी ने क्या किया, अपना DPC स्थापित किया है, डिजिटल प्रिजर्वेशन केंद्र। का मतलब होता है आपकी जो भी सामग्री आ रही है, जो भी तथ्य आ रहे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए एक प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया, एक संरक्षण केंद्र बनाया कि हाँ, यहाँ पे जो सामग्री आती है उसको संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंसी एलुमनी एसोसिएशन की सामग्री को वहां डिजिटल किया गया। देखो ये पूछ ले कि DPC कब बनी, तो आपको बताना 2019 में बनी। सबसे पहले कौन सी सामग्री को संरक्षित किया, तो प्रेसिडेंसी एलुमनी एसोसिएशन को क्या किया, वहां पे आपके डिजिटल किया गया और NDLI में एकीकृत किया गया। इसमें कुछ रोचक सामग्री शामिल है, जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज रजिस्ट्रेशन में 1858 से लेकर 25 तक के साधकों की सूची शामिल है, और 10 ऑन नेताजी भी उसमें क्या है, डिजिटल की गई है। देखो एक तो ये इतना याद रखना है, प्रेसिडेंसी एलुमनी एसोसिएशन उसमें क्या की गई है, डिजिटल रूप से सेव की गई है। एक आपके ओटेन और नेताजी, ये क्या है, आपके इतिहास के प्रोफेसर द्वारा सुभाष चंद्र बोस पे ये कविताएं हैं, इनको भी आपके संरक्षित कहाँ किया गया है, तो डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर पे किया गया है। वो कहाँ है, सॉल्ट लेक कलकत्ता में है। कब शुरू किया गया, 2019 में शुरू किया। ठीक है, ये याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला ध्यान रखना, प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रथम स्नातकों में से एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम 1858 से 59 की कक्षा की उपस्थिति रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज किया गया। मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, पहले थे ना, एक इतिहासकार थे शायद, ये इनका नाम आता है ना इतिहास में, बंकिम चंद्र आता है ना, कलकत्ता के थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम नहीं सुना, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पढ़ा है ना। उनके कुछ साल, उनकी कुछ चीजें हैं, उनको भी यहाँ पे क्या किया गया है, संरक्षित किया गया, इतना याद रखना है। पूर्व छात्रों द्वारा प्रकाशित पत्रिका एक शरद वार्षिक, एक छात्रों द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या नाम है, शरद वार्षिक का संस्करण स्वर्गीय नवनीता देव सेन द्वारा संपादित किया गया है। ये भी आपके इस डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर में क्या किया गया है, संरक्षित किया गया। ये जो भी नाम बताए हैं, ये नाम इसलिए बताए हैं कि ये यहाँ पे क्या किए गए हैं, संरक्षित किए गए, इनको स्टोर किया गया है आपके डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर में। इनका नाम आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक है छवि, अगला कौन सा है, छवि। देखो दीपक के बारे में कोई खास मिला नहीं, ये एक सर्विस है, इसकी नहीं आ रहा, ऐसे जल्दी है तो ठीक है। ये मैं क्या, मैं भूल गया, मैं आपने एक कार्यक्रम है छवि, कौन सा है, छवि।
छवि जो है ओंटोलॉजी में इमेजिंग का व्यापक संग्रह है। क्या है? ये जो भी इमेज वगैरह आती है डिजिटल रूप से उसको संग्रहित करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए कार्यक्रम है जिसका क्या नाम है? छवि। तो आपको यहाँ इतना ही रखना है कि जो भी फोटोज वगैरह आती है डिजिटल रूप से उनको संग्रहित करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय ने एक अपना सर्विस दी है। उस सर्विस को क्या कहा है? छवि। छवि मतलब छपी। छवि से क्या याद रखना है? छप गई। और छपेगी क्या? फोटोएं छपेगी। क्या छपेगी? फोटोएं छपेगी। तो छवि में फोटो छपी है। आपके जो है एक डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर की स्थापना 2019 में की गई है, डीपीसी जिसको बोला गया है। एक आपकी है IDR। क्लियर है? इतना आपको यहां से याद रखना है। 3 ही सर्विस के बारे में आपके जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की जो साइट है उस पर ज्यादा लिखा गया है, बाकी इतने लिखा गया है। इसकी सर्विस है दीपक, इसकी सर्विस बाकी जो भी मैंने बताई है वो है होस्टिंग सर्विस जो है। हाँ, ये सभी जो है इसकी सर्विस है, इतना ही यहाँ पे बताया गया है। अब आगे ध्यान रखना, एक और आपसे पूछा जाता है, छवि की शुरुआत जो है भारत में आपके 2 प्रमुख शोध संस्थाओं द्वारा की गई है। एक तो टाटा मेडिकल सेंटर द्वारा। छवि की शुरुआत कहां से हुई है? टाटा मेडिकल सेंटर द्वारा, और जो कोलकाता है में है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IIT खड़गपुर। देखो, टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में जो है उसके द्वारा, और IIT खड़गपुर, इन दोनों ने मिलकर कार्यक्रम बनाया जिसका नाम क्या है? छवि के नाम है। बीच में एक शोध साझेदारी के रूप में इसकी स्थापना की गई है। इस परियोजना को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के एक भाग के रूप में विकसित किया गया था। अध्ययन के लिए नैतिक अनुमोदन टाटा मेडिकल सेंटर के संस्थागत समीक्षा बोर्ड द्वारा IRB रेफरेंस नंबर EC.govt.25 एक रेफरेंस नंबर दिया गया। ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, मुझे नहीं लगता यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अगले के ऊपर भी ठीक है। 31 अगस्त 2018 के माध्यम से प्रदान किया गया। इस अध्ययन को शिक्षा जो है मंत्रालय, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन ये याद रखना है, आपके छवि की शुरुआत अगस्त 2018 के रूप में, अगस्त 2018 के लगभग जो है की गई। जितनी सूचना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की साइट पे मिली है, मैं फिर बता रहा हूँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहीं नहीं पाई गई। ठीक है, जितनी मेरे को ढूंढनी थी कहीं नहीं मिले मेरे को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। लास्ट में मेरे को मैटर निकालना पड़ा, कहां से? साइट से। उसकी साइट देख देख के एक एक तथ्य को पढ़ के मैंने कम से कम 3 दिन लिए इस मैटर को निकालने में, कि कौन सा मैटर मेरे को ढंग से मिल सकता है, कौन सा। मैंने पहले भी कहा था कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लास्ट में पढ़ाऊंगा, कहा था ना, इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को मैटर ढूंढने में, देखो मेरे को भी ढूंढना पड़ता है, कहीं ना कहीं से तो मेरे को मिलता है ना। अब किसी बुक में नहीं है, किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया हुआ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पढ़ाया हो, तो इसको थोड़ा सा आराम से मैंने समझा दिया है। एक पुस्तकालय को बहुत अच्छे से देखना जिसका नाम क्या है? कल्पित पुस्तकालय। कल्पित का मतलब होता है आभासी पुस्तकालय या इमेजिनरी पुस्तकालय। कौन सा होता है? आभासी पुस्तकालय, इमेजिनरी पुस्तकालय, कि आप जो है ये आभास करो कि आपके सामने लाइब्रेरी है। क्या आभास करो? आपके सामने लाइब्रेरी है। आप मान लो बैठे हो और आपको बोल दिया जाए कि आपको लाइब्रेरी का आभास करने से बैठे रहो। आप बैठे बैठे से सोचो कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है। एक बार सोचो, देखे सबके सब सोचो, निशा जी देखे, आप सोचो कि आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसमें आप बैठे हो और आपने जो आप पुस्तकालय अध्यक्ष वहां के हो, क्या हो? पुस्तकालय। किरण जी मिस कर दोगे, अभी मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको। लाइब्रेरी बनाने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे बैठा बैठा मैं। एक बार सोचो कि आप लाइब्रेरी बने हुए हो और आपके इधर 10वीं की किताबें रखी गई है, इधर 7वीं की किताबें रखी गई है, इधर 8वीं की किताबें रखी गई नीचे वाले रैक में, एक दूसरी तीसरी की जो खेल वाली किताबें रखी गई है, महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आप जो है प्रार्थना के सामने खड़े हो, आपको प्रिंसिपल ने कह दिया लाइब्रेरियन जी बोलेंगे आज, तो आप ये इमेज करो कि आप वहां पे बोल रहे हो। ठीक है, आप भाषण दे रहे हो कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पे जो है आपको किताबें दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं, हाँ, ऐसे ऐसे करके उनका जीवन के बारे में बताओगे। सबसे पहले आप ये थोड़ी बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे मेरे आदरणीय जो भी गुरुजन हैं उनको प्रणाम, उनका सादर अभिनंदन, जो मेरे को यहाँ पे जो है मौका दिया बोलने का, और ये सभी चीजें बोलकर फिर जो है आप अपना काम को शुरू करोगे। इमेज करो। क्या किया आपने? इमेज किया। आपने नहीं किया ना? पता है, इन्होंने नहीं किया, किरण जी ने नहीं किया, नहीं किया ना? ठीक है, ठीक है, ये आपने इमेज किया। ये यही क्या था? आभासी पुस्तकालय। ये क्या है? आभास किया आपने कि हम लाइब्रेरियन बन चुके हैं। यही जो है, हाँ, आपका प्रोबेशन चल रहा है, आपके 2 साल का प्रोबेशन चल रहा है, ये सोच के आप चलो। ये कौन सी सदी का पुस्तकालय है? 21वीं सदी का पुस्तकालय है। भौतिक अस्तित्व में नहीं है भाई साहब, कहीं भी फिजिकल रूप से पाया नहीं जाता है। ठीक है,
संसाधन सूचना सेवाओं को आंतरिक एवं ग्राह्य दोनों रूप में प्रस्तुत करता है। ये 4C की संकल्पना पे आधारित है। कौन सी संकल्पना पे? 4C की संकल्पना पे आधारित है। पहला C क्या है? कलेक्शन। दूसरा C क्या है? करेक्ट। तीसरा C क्या है? करेक्शन। चौथा C क्या है? कंट्रोल। देखो, कलेक्शन करो, इकट्ठा करो, फिर क्या करो? सही करो, उसको करेक्ट कर लो, फिर क्या कर लो? करेक्शन कर लो, सही करके उसमें करेक्शन कर दो, उसको चेंज कर दो, बाद में लास्ट में क्या करना है? सभी पे कंट्रोल कर लो। तो 4C की संकल्पना पे कौन सी लाइब्रेरी आधारित है? आपके आभासी या कल्पित या आपके इमेजिनरी जो लाइब्रेरी है वो आधारित है। तो ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, 4C की संकल्पना पे कौन सी लाइब्रेरी आधारित है? तो आपको बताना है आभासी या कल्पित लाइब्रेरी आधारित है। ठीक है। जे गेट सर्विस जो है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार गलत होता है। जे गेट सर्विस जो है कि क्या है? ई जनरल सेवा प्रदान करने वाली पहली संस्थान है। जे गेट सर्विस जो है ई जनरल सेवा प्रदान करने वाली पहली संस्थान कौन सी है? आपके आभासी पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी। कौन सी है? डिजिटल लाइब्रेरी है, आभासी नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा ई जनरल सेवा प्रदान की जाती है। आभासी पुस्तकालय से तो क्या ही प्रदान करोगे आप? 4C की संकल्पना पे जो आभास है, जो केवल आपके दिमाग में है कि हाँ लाइब्रेरी होती है, वो आभास है, उसके द्वारा तो कोई सेवा प्रदान की नहीं जा सकती। तो ई जनरल सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? कौन सी ई जनरल सेवा कौन सी होती है? जे गेट, जो आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाती है। याद रखना, जे गेट क्या है? ई जनरल सेवा। ये प्रश्न पूछा गया है, जी गेट है क्या? तो ई जनरल सेवा है। 2019 में ये प्रश्न आया था कि जी गेट क्या है। ठीक है, कहीं नहीं मिला, लेकिन एक लाइन लिखनी है, तो इसको ध्यान रखना, जी गेट सेवा है क्या। ये आपकी आज क्या होती है? पूरी भारतीय समाचार पत्र। ये क्या आ गया? समाचार पत्र मेरे वाले में कहां से आ गया? ये कुछ और ही आ गया। ठीक है, आज अपने यूनिट नंबर फर्स्ट एक तरीके से क्या होती है भाई साहब? कंप्लीट होती है। तो आपका आने वाला 1 या 2 दिनों में आपका यहां से टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो आपको बताया जाएगा कि आज है कल है, मुझे नहीं पता। आपको बस याद करके रखनी है, एक तथ्य इस टेस्ट का क्या होना चाहिए? आपको जो है इस यूनिट नंबर फर्स्ट का याद होना चाहिए। और ये और है, इस बार मैं अपने खुद के हाथों से बना के पेपर दूंगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे 50, 100, 150 जितने भी आएंगे, आपको मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके मैटर के बाहर से नहीं होंगे। लाइन टू लाइन आपके मैटर से क्वेश्चन होंगे। बाहर के क्वेश्चन मैं देता रहूंगा बाद में, जो भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे टेस्ट में। लेकिन एक बार के लिए आपको जो है यूनिट नंबर फर्स्ट क्या करनी है? कंठस्थ याद करनी है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? हाँ, मैं आपके अकॉर्डिंग तो कभी काम नहीं करूंगा कि मैं मंडे को लूंगा। आओ नहीं मंडे को तो देखा, क्लास तो ले ली आपने एमएलओ की, मेरे कहने से वरना लेते नहीं।